करंट मिरर में हम करते क्या हैं, बेसिकली हमारे पास एक रेफरेंस करंट होता है, उसको हम करंट मिरर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको रेप्लिकेट किया जाता है। तो करंट मिरर का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो ये होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होता है कि यहाँ पे मान लो मेरे को कोई भी XYZ कोई भी करंट लाना है, ठीक है। तो मेरे को क्या पता होता है कि ये जो VB है, VB से मैं IC कंट्रोल कर सकता हूँ। हमने अब तक देखा है कि किस तरीके से मेरा VB है जो IC को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो मान लो मैं ये जो VB का वैल्यू है इसको मैंने फिक्स कर दिया कुछ भी, ठीक है। मान लो मेरे को IC 5 एम्पियर का चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना VB का वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। अब मेरा जो VB का वैल्यू है वो मैं कैसे लाऊंगा, इसको मैं एक पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा एक डायोड कनेक्टेड रजिस्टर के साथ। और डायोड का यहाँ पे मैं ये VB कैसे लाऊंगा, क्योंकि दोनों का VB सेम होता है। तो यहाँ ये VB मैं कैसे लाऊंगा, बाय अप्लाइंग ए करंट। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज में मैं करके आ रहा हूँ, करंट की हेल्प से मैं एक VB जनरेट कर रहा हूँ, और फिर इस VB की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों VB तो बराबर ही है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो फिर मैं इस VB की हेल्प से करंट जनरेट करता हूँ। तो वो जो करंट होता है ना, वो बेसिकली इस करंट के बराबर होता है, इस करंट के बराबर होता है, ये करंट ये दोनों बराबर होते हैं। तो इफ यू सी, तो हम क्या करते हैं, ये डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर होता है, डायोड कनेक्टेड हमने ट्रांजिस्टर को इस तरीके से, और यहाँ से मैंने आई रेफरेंस को फ्लो करवाया। तो आई रेफरेंस को जो मैंने फ्लो करवाया ना, तो पहली बार तो जो करंट रेप्लिकेट होती है ना, वो ये करंट रेप्लिकेट होती है। जो करंट इस डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जो फ्लो हो रही है, वही करंट इस ट्रांजिस्टर के इस कलेक्टर में रेप्लिकेट होगी, ना कि ये आई रेफरेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वाली करंट जो यहाँ फ्लो हो रही है ना, ये वाली करंट रेप्लिकेट होगी, ठीक है। तो मैं किस तरीके से इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले इन द फर्स्ट केस कि ये जो आई रेफरेंस है, इससे मैं क्या करूँगा, पहले VB बनाऊंगा, तो मतलब बेसिकली करंट टू वोल्टेज। देन विद दिस वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज तो बराबर ही हैं, विद दिस वोल्टेज मैं इस वोल्टेज से फिर करंट बनाऊंगा। तो ये क्या होगा, वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन, और यहाँ करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन। तो इन दिस वे वी कैन रेप्लिकेट और कॉपी दिस IC करंट हेयर। तो चलो देखते हैं। अब देखो ये चीज़ तो हमको क्लियरली दिख रही है कि VB रेफरेंस और VB1 है ना, जो दोनों बराबर है, विच इज इक्वल टू VB। ओके, तो अगर मैं Q1 मैं ये चीज़ सीधा देख सकता हूँ कि यहाँ पे VC भी तो मेरा 0 है, तो VC इज इक्वल टू VB हो ही जाएगा मेरा, ठीक है। और मैं इतना अज्यूम करता हूँ कि मेरा β1 और β2 है ना, पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ इस केस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, और आगे हम ये सिचुएशन कंसिडर भी करेंगे अदरवाइज। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो मैंने β1 β2 को मैंने बहुत ज़्यादा लार्ज अज्यूम कर लिया, तो जो इनके बेस में जो करंट जा रही है ना, उसको मैं 0 अज्यूम कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ओके, सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब बेस में कोई करंट नहीं जा रहा, तो जो आई रेफरेंस है वो कलेक्टर से होता हुआ सीधा ईमीटर पे पास हो रहा है, मतलब सीधा करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे IC इज इक्वल टू IE हो जाएगा, क्योंकि IB में जो करंट है वो क्या है, 0 है। तो ठीक है, तो अब इसके लिए हम सोल्व करके देखते हैं। तो पहली हमने क्या अजम्पशन मानी है कि जब β1 और β2 बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसकी वजह से IB1 और IB2 0 है। ये अजम्पशन के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू IS e⁻ VB अपॉन VT। तो यहाँ से अगर मैं VB का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ पहले वाले केस से, तो मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो VB1 का वैल्यू मेरा कितना आ गया, इतना। VB1 इज इक्वल टू VT ln I रेफरेंस अपॉन IS। तो बेसिकली मैंने किया क्या, VB1 का वैल्यू फाइंड कर लिया, किससे, आई रेफरेंस से, ठीक है। तो अगर मेरे को आई रेफरेंस दिया हुआ होगा, तो मैं VB1 का वैल्यू फाइंड कर लूँगा। अब मुझे एक चीज़ पता है कि VB1 और VB2 तो बराबर है। जब VB1 और VB2 बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, IC2 का वैल्यू रखूँगा। देखो सीधी बात है, दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहले केस में तो मैं क्या कर रहा हूँ, VB2 को भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि VT ln IC1 अपॉन IS। VB1 एक्चुअली ट्रांजिस्टर Q1 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका जो VB1 है उसको मैं कितना लिख सकता हूँ, VT ln IC1 अपॉन IS1 सिमिलरली। ओके, और जब मैं इन दोनों को इक्वेट रखता हूँ, तो मैं यहाँ से मेरे को IC1 का वैल्यू मिलेगा, दैट इज I रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई IS1 अपॉन IS रेफरेंस।
IS1 किसका है, Q1 का है। Q1 मेरा कौन सा है, मतलब जो यहाँ पे लगा हुआ था वो वाला, ठीक है। तो IC1 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, I रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई IS1 अपॉन IS रेफरेंस। अब देखते हैं कि IS है क्या। IS बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है। और ये जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है ना, ये क्या करती है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि ट्रांजिस्टर का एरिया कितना है, ठीक है। तो IS शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मेरा जो A1 ट्रांजिस्टर है, जैसे Q1 है, इसका एरिया अगर 5 टाइम्स ऑफ दिस Q रेफरेंस है, मतलब रेफरेंस ट्रांजिस्टर के एरिया का 5 टाइम्स अगर मेरे Q1 का एरिया है, तो मैं एक चीज़ आराम से कह सकता हूँ कि IS1 का जो वैल्यू होगा ना, वो 5 टाइम्स IS रेफरेंस होगा। तो IC1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, IC1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स I रेफरेंस। ओके, सो इफ द एरिया इज इक्वल टू, सो इफ एरिया इज इक्वल देन IC1 इज इक्वल टू I रेफरेंस मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा केस हुआ कि जब 5 टाइम्स एरिया था, तो ये हो गया मेरा। तो IC1 का वैल्यू अगर जब दोनों का एरिया बराबर हो, मान लो Q1 और इस दोनों का एरिया बराबर हो, तो ये जो I रेफरेंस है सीधा सीधा IC1 के बराबर आ रहा है, मतलब कॉपी हो रहा है। सिमिलरली अगर मेरा एरिया है, जो Q1 का जो एरिया है, वो अगर इसके एरिया का 1/5 हो, तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा, वो भी इस करंट का 1/5 करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो वही है। तो जनरल केस में मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो मेरे Q1 जो ट्रांजिस्टर है, उसका एरिया n टाइम्स ऑफ A रेफरेंस है, रेफरेंस ट्रांजिस्टर का n टाइम्स है, तो मेरा IC भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ I रेफरेंस आ जाएगा, जहाँ n का वैल्यू कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा 1/5 भी हो सकता है, या फिर 5 भी हो सकता है, एज पर द सिचुएशन। ओके, तो मैंने अब तक क्या समझा, जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल से एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है और मैंने इससे समझने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरा जो Q रेफरेंस है, इसका एरिया A है, और जो Q1 है उसका एरिया मेरा 3 है, Q2 का मेरा 5 एरिया है, और Q3 का मेरा 7 एरिया है। मतलब मेरा जो Q1 का एरिया वो 3 टाइम्स ऑफ Q रेफरेंस है, Q2 का 5 टाइम्स ऑफ Q रेफरेंस है, और Q3 का मेरा 7 टाइम्स ऑफ Q रेफरेंस है। तो मेरा IC1 जो होगा ना, वो 3 टाइम्स ऑफ I रेफरेंस हो जाएगा, IC2 5 टाइम्स I रेफरेंस हो जाएगा, IC3 7 टाइम्स I रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लो ये है जैसे कि, तो इसका एरिया अगर ये है तो इसका 3A हो जाएगा, ठीक है। और I रेफरेंस यहाँ का करंट है, ठीक है। तो ये मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगला और एक बार केस करके देख लो, मान लो इन सब, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, और अभी हमने अजम्पशन तो मान ही रखा है कि बेस में कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ से करंट फ्लो वो भी I रेफरेंस होगा। तो ये जो I रेफरेंस, इसका जितना करंट होगा उतना ही IC1 का वैल्यू होगा। तो IC1 इज इक्वल टू ऑल्सो IC इज इक्वल टू I रेफरेंस। तो यही लिख दिया मैंने कि तीनों जो करंट होंगे ना वो बराबर होंगे, क्योंकि तीनों का एरिया बराबर है। तीनों का ये जो जितने भी ट्रांजिस्टर, इनका एरिया रेफरेंस ट्रांजिस्टर के बराबर है, तो इनके कलेक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो भी इस रेफरेंस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के करंट के बराबर होगा, ठीक है। तो IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू IC3 इज इक्वल टू I रेफरेंस हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही बात है, तो मेरा जो IC का वैल्यू होगा, लेकिन वो कितना हो जाएगा, क्योंकि वो तो इन तीनों का समेशन होगा ना, तो वो मेरा वैल्यू हो जाएगा कितना, 3I रेफरेंस, 3 टाइम्स ऑफ I रेफरेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इधर पैरेलल में इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उनमें जो टोटल करंट जा रहा होता है वो कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है कि भाई नीचे वाले ट्रांजिस्टर का एरिया किस तरीके से डिवाइडेड है। अब अगर मैं उल्टा दूसरा वाला केस लेता हूँ, फिर मैं 3 ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ कितना मेरा करंट रिफ्लेक्ट होता है। तो मैंने देखा कि इन सब का एरिया A है, ठीक है, और इसका एरिया भी A है, मतलब एरिया तो सारे ट्रांजिस्टर्स का बराबर ही है। तो अगर मेरा इधर से I रेफरेंस करंट फ्लो हो रहा है, तो मेरा तीनों में बढ़ जाएगा। तो I रेफरेंस 3, I रेफरेंस 3, I रेफरेंस 3, तो इसका कलेक्टर करंट कितना, I रेफरेंस 3 है ना तीनों का, तो ये I रेफरेंस, ये वाला करंट ही रिफ्लेक्ट होता है यहाँ। तो यहाँ का जो करंट होगा ना IC1, वो मेरा I रेफरेंस बाई 3 ही होगा, ठीक है। तो जब इतना करंट हो गया, ठीक है, तो ये वाला करंट रिफ्लेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने क्या अजम्पशन माना था कि जो बीटा है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, और उसकी वजह से क्या क्या कर रहा है, कोई भी बेस करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेस करंट का इफेक्ट, अगर मैं बेस का जो बीटा का इफेक्ट मैं कंसिडर करता हूँ और मैं बेस करंट को इंक्लूड करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि मान लो मेरा β1 इज इक्वल टू β2 इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, देन आई कैन से दैट IB1 एंड IB2 आर नॉट जीरो, ओके।
सो इफ अगर मेरा इसमें करंट आई सी, ये मेरा टोटल करंट मान लो आई रेफरेंस है, इससे मेरा आई सी वन करंट सॉरी मान लो मेरे को यहाँ पे आई सी वन करंट चाहिए, तो अगर इससे करंट आई सी वन फ्लो हो रहा है तो यहाँ से मेरा आई सी वन बाई बीटा फ्लो होगा, क्योंकि इसके बेस करंट में हमें पता है कि आई बी इज इक्वल टू बीटा आई बी, तो आई बी इज इक्वल टू आई सी बाई बीटा। तो अगर मेरा इधर आई सी वन करंट फ्लो हो रहा है तो मेरा इधर कितना होगा, आई सी बाई बीटा। अरे भाई सीधी सीधी बात क्या है, बात सिंपल है कि जब हम बेस करंट का इफेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, जो बेस में जो करंट जा रहा है ना वो जीरो नहीं होगा आपकी बार, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा अब यहाँ से तो मुझे पता है कि यहाँ से आई करंट आ रहा है, पिछले केस में क्या मान लिया था, आई बी को जीरो मान लिया था, तो इधर कोई करंट नहीं जा रहा था, ठीक है। तो इधर मेरा कोई करंट जब नहीं जा रहा था, जब मेरा इधर करंट जा ही नहीं रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, मैं आई रेफरेंस मेरा सेम ही आई रेफरेंस मेरा कलेक्टर से जाता था। तो पिछली बार वाले केस में क्या था कि मेरा आई सी वन आई रेफरेंस के बराबर था, लेकिन ये केस इस बार नहीं होगा ट्रू, क्योंकि इस बार बेस में भी करंट जा रहा है, तो आई रेफरेंस का कुछ पार्ट बेस में चला जाएगा, दोनों के बेस में, और कुछ पार्ट जो होगा कलेक्टर में जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारा तो कलेक्टर का पार्ट ही रिफ्लेक्ट होता है ना यहाँ पे, तो ठीक है। तो वही वाला हम सिचुएशन देखते हैं। तो मान लिया कि मेरा इधर से आई रेफरेंस करंट आ रहा है और इधर ही जो कलेक्टर में है, रेफरेंस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में मेरा आई सी वन करंट जा रहा है, तो ये वाला करंट यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा आई सी वन, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट आई सी वन फ्लो हो रहा है तो इसके बेस में करंट कितना होगा, आई सी बाई बीटा। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पे करंट आई सी वन फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मेरा इसके बेस में करंट कितना होगा, आई सी बाई बीटा। तो यहाँ पे मेरा टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है दोनों साइड में, आई सी वन बाई बीटा, आई सी वन बाई बीटा, मतलब टू आई सी वन बाई बीटा। तो वो करंट पक्का यहाँ से आ रहा होगा, तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं केवीएल लिखता हूँ इस नोड पे, तो आई कैन इजीली राइट कि आई रेफरेंस इज इक्वल टू आई सी वन प्लस टू आई सी वन बाई बीटा। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे को आई सी वन का वैल्यू कितना मिल जाता है आई रेफरेंस की टर्म्स में, क्योंकि बेसिकली मेरे को नोन तो आई रेफरेंस ही है ना, और मेरे को इस आई रेफरेंस को देखते हुए मेरे को इस करंट का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल बात ये है। तो आई सी वन का वैल्यू मैं कितना फाइंड कर सकता हूँ, आई रेफरेंस अपॉन 2 बाई बीटा, ठीक है, 1 प्लस 2 बाई बीटा। अब अगर मैं अगला केस लेता हूँ जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 ट्रांजिस्टर मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और मैंने मान लिया कि बेस करंट को मैंने नेगलेक्ट नहीं किया, तो मुझे पता है ये वाला जो आई सी करंट है तीनों में रेप्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि आई सी वन इज इक्वल टू आई सी टू इज इक्वल टू आई सी थ्री इज इक्वल टू दिस आई सी, ओके। और इन सभी के बेस में कितना करंट फ्लो रहा होगा, आई सी वन बाई बीटा, आई सी वन बाई बीटा, आई सी थ्री बाई बीटा, तो सबका वैल्यू तो आई सी है, तो बेसिकली इधर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 3 आई सी बाई बीटा, इधर आई सी बाई बीटा, तो इधर से मेरा 4 आई सी बाई बीटा आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने के वी एल लगाया तो मेरे को तो यहाँ से मेरे को आई सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, जब मैं के वी एल सोल्व करूँगा तो आई सी इज इक्वल टू आई रेफरेंस अपॉन 1 प्लस 4 बाई बीटा, ठीक है। तो अगर मैं जनरल टर्म्स में लिखना चाहूँ कितना करंट, तो आई सी का करंट कितना फ्लो हो रहा, मतलब इन ट्रांजिस्टर्स में कितना करंट जा रहा होगा एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर में। मान लो इस तरीके से मेरे एन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इधर एन ट्रांजिस्टर मेरे अगर लगे हुए हैं, ठीक है, ये 3 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है। जब पिछली बार यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर था ओनली रेफरेंस के अलावा, तो यहाँ पे 2 आ रहा था, मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल एन वाले केस के लिए लिखना चाहता हूँ कि मान लो इधर सीरीज में एन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, सबका एरिया बराबर है, तो उसके सभी के कलेक्टर से कितना करंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो वो करंट हो रहा होगा आई सी इज इक्वल टू आई रेफरेंस अपॉन एन प्लस 1 टाइम्स बीटा, जहाँ एन का वैल्यू क्या है, ये वाले ट्रांजिस्टर, या फिर सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी ट्रांजिस्टर है वो, ठीक है। तो ये तो फालतू के इसके नखरे हुए, मैं ये भी मान सकता हूँ कि यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर तो यहाँ पे 4 आया टोटल। यहाँ पे n प्लस 1 ट्रांजिस्टर अगर होंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा A आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों को इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ पैरेलल में, ऊपर इनका ट्रांजिस्टर जितने भी ट्रांजिस्टर हैं इधर लगे हुए लोड में, काइंड ऑफ इस डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर के लोड में जितने भी ट्रांजिस्टर कनेक्ट हैं, अगर मैं उन सभी ट्रांजिस्टर्स को के कलेक्टर्स को इस तरीके से जोड़ दूँ तो, और ये करंट आई सी आ रहा है ऊपर से, क्योंकि आई सी कितना होगा सबका समेशन, तो मेरा इस आई सी का वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ इस आई रेफरेंस, तो उसका वैल्यू कितना होता है,
आई रेफरेंस अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 बाई बीटा। सिंपली कुछ नहीं किया, अगर जब एक ट्रांजिस्टर से करंट IC1 का वैल्यू है ना, IC1 का वैल्यू IC के बराबर है, जब एक ट्रांजिस्टर से इतना करंट फ्लो हो रहा है तो एन ट्रांजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, एन टाइम्स। तो वही लिखा है यहाँ, फॉर्मूला वही है, तो एन टाइम्स आई रेफरेंस अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 बाई बीटा। ओके, तो यही है। अब यहाँ पे लेकिन हमको एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से मेरे 100 ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिए मैंने इधर, ठीक है, एन की वैल्यू मेरी 100 है कि मैंने लोड मतलब डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर मैंने इधर ये 100 का ग्रुप जोड़ दिया पैरेलल में, सबका एरिया वेरिया सब समान है, और बीटा का वैल्यू मैंने 100 ले लिया, ठीक है। तो मेरा ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बाई बीटा, ये 101 लगभग 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो मेरा IC का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई रेफरेंस बाई 2। तो ये तो हमारा रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ करंट। हम चाह रहे थे कि जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये आई रेफरेंस को हम रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे ना यहाँ पे। अरे भाई, हम चाह रहे थे कि ये जो आई रेफरेंस है ये सभी ट्रांजिस्टर्स में रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन जब हमने देखा कि जब हम 100 ट्रांजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली करंट जो होता है ना वो घटता जाता है। जैसे जैसे कि ये n बढ़ता जाएगा तो ये n नीचे बढ़ रहा है, n बढ़ेगा तो IC का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो मान लो मैंने n 100 जोड़ दिए ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो मेरा जो IC का वैल्यू जो होता है ना वो आई रेफरेंस बाई 2 हो जाता है। मतलब ये जो करंट है अब पूरा HC कॉपी नहीं हो रहा है, आधा करंट ही कॉपी हो रहा है। तो यार ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए ना, ये तो अनडिजायरेबल चीज़ है। वी वांट टू कॉपी एग्जैक्टली आई रेफरेंस। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो पूरा जो अरेंजमेंट है वो सारा सेम है, बस मैंने ये वाला जो अरेंजमेंट है ना वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बस ये वाला इस तरीके से मैंने इधर वाला पैरेलल लगा दिया। अब देखो क्या हो रहा है भाई, तो अभी इधर कितना करंट जा रहा होगा, वो तो बिल्कुल सही है, एन IC बाई बीटा जा रहा होगा, इधर IC बाई बीटा। तो इससे जो करंट आ रहा होगा ना इसके इमीटर से, वो कितना n प्लस 1 बाई बीटा टाइम्स IC ये आ रहा होगा। IC करंट ये IC है, रिफ्लेक्ट तो यही वाला करंट होगा सभी जगह। देखो यही करंट यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, ये सभी IC1 IC2 IC3 ICN सबका वैल्यू इसके बराबर है, IC के बराबर, क्योंकि ये वाला करंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो ये वाला करंट जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आई नो दैट यहाँ से मेरा बेस में बेस में एन IC बाई बीटा करंट जा रहा होगा, इनके बेस में कितना IC बाई बीटा मेरा करंट जा रहा होगा। तो इधर से इसके ये जो क्यू ट्रांजिस्टर है इसके इमीटर में कितना करंट फ्लो रहा है, n प्लस 1 बाई बीटा टाइम्स IC। तो अगर मैं यहाँ पे अब KVL लगाता हूँ तो मुझे पता है अगर इसका इमीटर का करंट इतना है तो इसके बेस का करंट मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि बेस का करंट कितना हो जाएगा, मुझे पता है I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB होता है। तो IB का करंट कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो मान लो इसका वैल्यू मैं बीटा मानता हूँ, इसकी वैल्यू मैं बीटा मान लिया, तो मेरा IB का वैल्यू कितना होगा, कौन सा IB का, इसमें जाने वाले IB का, इसमें जाने वाले IB का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, ये जो करंट है इसको बीटा से और डिवाइड कर दो। तो मैंने बीटा प्लस 1 से डिवाइड कर दो या बीटा से डिवाइड कर दो, मान लो मैंने बीटा प्लस 1 से डिवाइड करूँ इतना होगा, लेकिन मैंने लगभग बीटा से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा। तो मेरा इसका वैल्यू इतना आ रहा है। तो IBQ का मतलब है कि ये Q ट्रांजिस्टर इसके बेस से कितना करंट हुआ, तो उसका वैल्यू मेरा A आ गया। अब मैं यहाँ पे KVL लगाता हूँ तो आई रेफरेंस का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ, IC प्लस दिस, तो मैंने लिखा IC प्लस 1 प्लस n बाई बीटा स्क्वायर। तो अब मैं IC का वैल्यू जब लिखता हूँ तो आई रेफरेंस 1 प्लस n प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर आ गया आपके पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था ऊपर तो इसमें क्या आ रहा था, केवल बीटा आ रहा है, सारा एक्सप्रेशन सेम है, आई रेफरेंस 1 प्लस n प्लस 1 बाई बीटा। यहाँ भी क्या है, यहाँ सिर्फ सारा बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ बीटा स्क्वायर नीचे आ रहा है। तो अगर मैं अब 100 ट्रांजिस्टर ले, मान लो अब मैंने 100 ट्रांजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो मेरे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101। तो 101 बाई बीटा स्क्वायर, बीटा का वैल्यू मेरा 100, अब मैं 100 मानता हूँ। तो अगर मैं 101 को 10,000 से डिवाइड करूँगा तो उसका वैल्यू बहुत कम आएगा, लगभग 0 मान सकता हूँ। तो अब कितना हो गया, IC इक्वल टू आई रेफरेंस। तो अब क्या हो गया, इसको लगाने से पूरा आई रेफरेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाट वाज नीडेड, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट आता है, इसको कहते हैं मॉडुलर करंट मिरर सोर्स। ये इस बार पूछा भी हुआ है शायद UPSC के एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता। अब तक हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे आई रेफरेंस है ना वहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा देते हैं, और इधर जो ये बेस थे ना दोनों के, वो पहले एक कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट थे, मतलब दोनों के पहले बेस वोल्टेज सेम थे। अब मैं यहाँ पे एक इमीटर रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से होता क्या है कि दोनों के बेस वोल्टेज सेम नहीं रहते अब, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने चेंज की।
पहला तो जहाँ पहले करंट सोर्स लग रहा था वहाँ पे मैंने अभी एक रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस से मैं इस तरीके से वोल्टेज से मैं इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करवा के आई रेफरेंस कंट्रोल करता हूँ। तो बेसिकली मेरा आर है ना अब आई रेफरेंस को कंट्रोल करेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, पहले हमारा जो सिंपल करंट मिरर सोचते हैं उनमें दोनों का वी बी सेम होता था, लेकिन अब मैंने आर ही कनेक्ट कर दिया तो अब दोनों का वी बी सेम नहीं है। तो भाई अब इसके फायदे क्या है, ये इसका पर्पज़ क्या है? तो पहली बार तो ये आई रेफरेंस होता है ना, इसका वैल्यू जनरली बहुत ज़्यादा हाई होता है और इससे अगर इस हाई वैल्यू से अगर हमें लो वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट चाहिए उसके लिए हम वेडलर करंट मिरर सोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यही है, इट इज़ टू ऑब्टेन द लो आउटपुट करंट फ्रॉम द हाई इनपुट करंट विदाउट मच इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर ई। बिना आर ई की ज़्यादा वैल्यू को इंक्रीज करे हम क्या करते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ लो वैल्यू ऑफ करंट गेन करते हैं फ्रॉम दी हाई वैल्यू। चलो तो देख ही लिया यहाँ पे VB1 और VB2 बराबर नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि बीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो मैंने VB का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। VB2 का मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मैं KVL लगाता हूँ इसी के अंदर में, ठीक है। तो मैंने किया क्या, VB1 का वैल्यू मैंने इससे होने वाली करंट की टर्म्स में लिख लिया ऐसा, ये नंबर 1 स्टेप है। VB2 का मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं KVL लगा रहा हूँ उस लूप में, तो मेरा माइनस VB1 प्लस VB2 और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, इससे जितना करंट फ्लो रहा होगा दैट वुड बी IERE, ठीक है। और IE का करंट कितना मेरा यहाँ पे IC है, तो मैं कह दूंगा कि ICRE। तो मैं ICRE का वैल्यू निकाला तो VB1 माइनस VB2, तो यहाँ से मैं RE का वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा आ जाएगा VT बाई IC ln I रेफरेंस बाई IC। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये बेसिकली हमसे पूछता क्या है कि बताओ RE का वैल्यू क्या सेट करे, वो हमको क्या कह देगा, हमें क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि आई रेफरेंस का वैल्यू दे देगा, मान लो वो कह देगा हमसे कि 100 एम्पियर है और हमें 100 एम्पियर से 10 एम्पियर करंट फाइंड करना है, ठीक है। हमें 10 एम्पियर करंट फाइंड करना है, तो बताओ RE का वैल्यू क्या सेट करें। तो जब आर रेफरेंस का वैल्यू 100 हो जाएगा, IC का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो IC का वैल्यू यहाँ और यहाँ फाइंड कर दो। VT का वैल्यू 26 मिलीवोल्ट हमें पता होता है, तो RE का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो आप एक सवाल पक्का उठना चाहिए हमारे दिमाग में, अगर हम वेडलर करंट मिरर यूज नहीं करें और सिंपल करंट मिरर से ही हम लो करंट फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा। अब भाई सिंपल करंट मिरर से हम लो करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मान लो इसमें IC करंट फ्लो रहा है, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दूंगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दूंगा तो हमें ओम्स लॉ से पता है कि करंट का वैल्यू कितना होता है V/R। तो अगर मैं R का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो करंट का वैल्यू घटेगा, तो मैं सिंपली रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। RE का वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्ट कर दूँ तो मेरा उससे क्या होगा, करंट मिरर। लेकिन देखो जैसे हम नॉर्मल वाला केस लेते हैं, नॉर्मल जो हमारा BJT वाला केस होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। जब हमने नॉर्मल वाला केस लेते हैं तो मुझे पता है कि RE का वैल्यू कितना हो जाएगा, VCC माइनस VB अपॉन IC। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा 9.3 मेगा ओम आया। अब 9.3 मेगा ओम रजिस्टर को डिजाइन करना इन एनालॉग IC डिजाइन इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू डिजाइन सच ए ह्यूज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। और जब हमने इसी सेम ही अरेंजमेंट को जब हमने वेडलर करंट मिरर से करके देखा, देखो जब हमने मान लो अब सेम ही अमाउंट ऑफ करंट मेरे को घटाना है तो मैंने वेडलर में रखा RE का वैल्यू सेम ही उतना ही, तो मेरे को 5 किलो ओम में आता है। 5 किलो ओम तो आराम से डिजाइन कर सकते हैं, कहाँ तो 9.3 मेगा ओम और कहाँ 5 किलो ओम, तो ये फ़र्क होता है वेडलर अरेंजमेंट में और उसमें, ठीक है। तो दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि मोस्फेट करंट मिरर्स की बात करते हैं। मोस्फेट करंट मिरर का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सिर्फ करंट के इक्वेशन बदल जाते हैं। अब तक हम करंट का इक्वेशन क्या लिख रहे थे, यही लिख रहे थे IS e⁻⁴ VBE बाई VT, ये लिख रहे थे हम अब तक। अभी लेकिन करंट का इक्वेशन क्या होगा, ID = ½ μ/Cox W/L VGS माइनस VT का स्क्वायर बैट। अब मैं I रेफरेंस का वैल्यू लिख रहा हूँ तो इतना लिख दूंगा, I रेफरेंस के बाद में मैं ID1 का वैल्यू मैं इतना लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं दोनों ही जगह से मैं I रेफरेंस बाय मैं ID निकालता हूँ तो मुझे पता है कि VGS दोनों का VGS तो सेम है और VT का वैल्यू तो सेम होता ही है, तो ये वाली टर्म्स कट जाएगी, ये वाली टर्म्स कट जाएगी, ½ μ/Cox का वैल्यू तो कट ही जाएगा क्योंकि सेम मटेरियल से बने होते हैं। अब दोनों का विड्थ अलग अलग हो सकता है क्योंकि पहले एरिया सेम अलग अलग था, पहले एरिया अलग अलग हो सकता था, अभी क्या है। देखो ये एक तो बात पक्की है यहाँ पे, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है कि इनके गेट में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये बाय प्रिंसिपल इनके गेट में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। जब
जबकि हमें बीजेटी में तो एक बार अजम्पशन था ये कि भाई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे तो बाई प्रिंसिपल करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द गेट टर्मिनल्स। ओके, तो ये सब तो कट जाएगा, लेकिन WL 1/WL रेफरेंस बनेगा। तो ID1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, I रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय WL1 ऑफ दिस अपॉन W/L ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अगर दोनों का W/L रेशियो सेम होगा तो मेरा जो ID1 है उसमें I रेफरेंस जो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर एस्पेक्ट रेशियो अलग अलग हुआ दोनों का तो फिर उसी रेशियो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो इसका W/L रेशियो 2 टाइम्स ऑफ द I रेफरेंस है तो करंट भी 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम चीज़ें लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये I रेफरेंस है, इसको मैं इसमें कॉपी करना चाहता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बस ये P मोस वाला है, यहाँ पे ये SD है, दोनों में SD देखो तो बराबर है, क्योंकि यहाँ VD है यहाँ VD है, और इसका जितना SG है उतना इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ चल जाओ या यहाँ से यहाँ चल जाओ, बात तो बराबर ही है। तो ये जो I रेफरेंस है इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर जब तक कि दोनों का एस्पेक्ट रेशियो सेम है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इस तरीके से उल्टे सीधे अरेंजमेंट बना सकता है। तो ये मेरा ये M रेफरेंस है, ये मेरा M1 है, ये मेरा M3 है, ये मेरा M4 है और ये मेरा M2 है। अब देखो उसने कुछ कंडीशन दी हुई है। अब देखो ID1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ I रेफरेंस के टर्म्स में, W/L इसका एस्पेक्ट रेशियो डिवाइडेड बाई इसका एस्पेक्ट रेशियो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ID2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, M2 को, M2 भी इसी के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा तो मैं लिख सकता हूँ W/L2 अपॉन W/L I रेफरेंस। तो ID2 का वैल्यू मेरा ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो जितना ID2 का वैल्यू होगा काइंड ऑफ सिमिलर ही मेरा ID3 का, तो यही वैल्यू मेरा ID3 ऊपर से आ रहा है। तो ID4 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, इस करंट के रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा ये, तो W/L4 बाई W/L3। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस टाइम्स ID2। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। नेक्स्ट थिंग इज फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर। ओके, हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि एम्पलीफायर जो है उसका जो गेन है वो फ्रिक्वेंसी के साथ किस तरीके से वेरी करता है। अब देखो हमने अभी तक जो बात किया ना इस रेंज का बात किया, हमने कभी ये बात ही नहीं की कि हम भाई फ्रिक्वेंसी से गेन बढ़ेगा या घटेगा। हमने माना कि भाई गेन का वैल्यू तो फिक्स ही माना है अभी तक हमने। इसका मतलब क्या है कि हम मिड बैंड रीजन की बात कर रहे थे अभी तक, यहाँ से इस रीजन की बात कर रहे थे जहाँ पे हमने इनवेरिएबिलिटी ऑफ गेन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्वेंसी इस बारे में हमने बात की। मतलब हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि गेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा फ्रिक्वेंसी का, लेकिन भाई पड़ता है फ़र्क। तो अगर मान लो मैं लो फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करूं, मतलब ए वाला रीजन जो ये ए वाला रीजन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मेरा फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के नीचे करता हूँ मैं, तो गेन मेरा बहुत ही रैपिडली घटने लगता है। सिमिलरली जब मैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की लिमिटेड फ्रिक्वेंसी की बात करता हूँ तो मेरा गेन बहुत रैपिडली घटने लगता है। अब होता क्यों है, दोनों ही चीज़ का अलग अलग रीजन है। जब हम लो फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करते हैं तो इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर। जो कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर होती है ना, वो बेसिकली करती क्या है, जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस होते हैं ना उनके साथ में हाई पास फिल्टर बनाती है। और हाई पास फिल्टर का तो हमें पता ही है कि जो शुरू की फ्रिक्वेंसी होती है उस पर उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ही बेकार होता है, मतलब वो लो फ्रिक्वेंसीज को पास नहीं होने देता है। इसलिए जब भी जो ये बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर है इनकी वजह से लो फ्रिक्वेंसीज पे गेन जो होता है ना बहुत कम होता है या बहुत घटने लगता है। और हाई पास फ्रिक्वेंसी पे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस और लीड वायर कैपेसिटेंसेस और स्ट्रे कैपेसिटेंसेस, मतलब जो ट्रांजिस्टर होता है ना उसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटेंसेस होते हैं ना, अदर देन द बाईपास एंड कपलिंग कैपेसिटर, उनकी वजह से क्या होता है वो जो सर्किट के पैरामीटर रेजिस्टेंस है उनके साथ मिलकर एक लो पास फिल्टर बनाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद क्या होता है, उस लो पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी के बाद क्या होता है, हमारा गेन एक रैपिडली डिक्रीज करने लगता है। तो यही है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस रीजन में जब हम एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करें तो इस रीजन में ऑपरेट करें, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नोट कि हाउ द फ्रिक्वेंसी इज अफेक्टिंग द गेन। तो अभी तक हमने जितने भी एम्पलीफायर डिस्कस किए थे उनमें हमने मिड बैंड रीजन की बात की थी विदाउट गिविंग मच ड्यू कंसिडरेशन टू द कैपेसिटर्स इफेक्ट। ओके, अगर मैं एक सिंपल लो पास फिल्टर की बात करता हूँ तो इस लो पास फिल्टर जो ये वाला लो पास फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर है, इसको जब मैं सोल्व करता हूँ इस लो पास फिल्टर को तो मुझे इसका रिस्पॉन्स है ना कुछ ऐसा मिलता है कि 1/1 + j f/fc, ये मैं इसको ओमेगा बाई ओमेगा से भी लिख सकता हूँ जो कि ये रहा, ठीक है, f/fc
जहाँ पे FC का वैल्यू कितना 1/2πRC, जो कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, 1/2πRC क्या होता है, लो पास, इस लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। और अगर मैं इसके मोड की बात करता हूँ तो मैं ये जो पर्टिकुलर है इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, मोड और एंगल के टर्म्स में। तो इसको मैं 1/√1 + f/fc का होल, इसको एंगल ऑफ -tan−1 f/fc। तो एक बात याद रखो कि जो लो पास फिल्टर होता है ना, उसमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नीचे आता है और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऊपर आता है। मतलब लो पास फिल्टर तो लो मतलब नीचे आएगा। ठीक है, FC और FC का वैल्यू तो 1/2πRC होता है। जब हम इसके सर्किट पैरामीटर होते हैं उनको ड्रॉ करते हैं तो वी नो कि भाई अगर मैं मान लो ये फ्रिक्वेंसी है f, इसके एम्पलीट्यूड को ड्रॉ करो, f का फ्रिक्वेंसी मान लो मेरा 0 है, तो 0 फ्रिक्वेंसी है तो इसका गेन कितना आ रहा है, हाई आ रहा है। ठीक है, तो मेरा इतना आ रहा है AV मैक्स। मैं बताऊंगा कि ये 1 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेक्शंस। तो यहाँ पे AV मैक्स आएगा मेरा, और जब मैंने मान लो इसका फ्रिक्वेंसी f का वैल्यू इन्फाइनाइट रखता हूँ तो इन्फाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 0 आएगा। इस तरीके से मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज पे गेन घट जाएगा, 0 आएगा, हाई फ्रिक्वेंसीज पे गेन 0, लो फ्रिक्वेंसीज पे गेन मिड बैंड रीजन की गेन के बराबर। एंगल भी देख सकता हूँ मैं इस तरीके से, एंगल में अगर मैं 0 पुट करूँगा तो एंगल में इसका वैल्यू tan−1 0 आएगा, और जब मैं एंगल में इन्फाइनाइट करूँगा तो tan−1 इन्फाइनाइट 90 -90, तो 0 से -90 में इस तरीके से वैल्यू पुट करती। और जब f = FC पुट करता हूँ तो -45 डिग्री। ठीक है, तो 0 से -90 में किस तरीके से गेन वेरी करता है, वो ही बात है। ठीक है, ओ दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, लेट्स फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसका जो गेन आता है ना, वो ऐसा कुछ आता है कि 1/1 - j ω/c/ω, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/1 - j f/fc/f। ठीक है, माइनस आ रहा है, जबकि उसमें कितना था, लो पास फिल्टर वाले में यहाँ पे प्लस का साइन था और FC और f ऊपर, मतलब FC नीचे था और f ऊपर था। जबकि हाई पास फिल्टर में क्या होता है, जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है हाई ऊपर आता है, मतलब काइंड ऑफ, ये कह सकते हो। FC का वैल्यू तो यहाँ भी वही होता है, 1/2πRC होता है। तो अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखूँ तो ये आता है 1/√1 + fc/f का होल स्क्वायर। तो FC देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा है, हाई पास फिल्टर में ऊपर, लो पास फिल्टर में FC नीचे आता है, तो यहाँ पे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी नीचे और FC ऊपर आ रहा है। जब हम इसके ड्रॉ करते हैं इसको सर्किट को, तो वो इस तरीके से आता कि ये इसका एम्पलीट्यूड का क्या करेगा, जब इनिशियल फ्रिक्वेंसी को रख के देख लो ना, मान लो मैं फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 समथिंग, ये इन्फाइनाइट टर्म हो जाएगा, इन्फाइनाइट को डिवाइड करें तो 0, तो 0 गेन आएगा हमारा 0 फ्रिक्वेंसी पे। और अगर मैं इन्फाइनाइट रखता हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/1 मतलब हाई गेन आएगा मेरा AV मैक्स। तो इसका जो इस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे f का वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, tan−1 इन्फाइनाइट में मेरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 से चालू होगा मेरा ये, वेयर द केस, ये 1+ थोड़ी ना आएगा, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ प्लस आएगा, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा +tan−1। तो ये वाला आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला सर्किट आता है। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ही है, इसलिए इसका जो स्लोप है ये 20 dB है। अगर ये सेकंड ऑर्डर होता है तो उसका स्लोप फिर 40 dB हो जाता है, मतलब मोर रैपिड इंक्रीज। अगर ये 3rd डिग्री होता तो इसका स्लोप मोर रैपिड इंक्रीज, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखते हैं हम लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं, सीधा सीधा मेन पॉइंट डिस्कशन पे आता है। हमें पता है जब लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो ना, तो हम अंदर की सर्किट की हम केवल बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर की ही डिस्कस करेंगे। तो मेरा क्या है, मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ मेरे एम्पलीफायर का। ऐसा कुछ आएगा कि यहाँ पे R-in इनपुट इम्पीडेंस को R-in से रिप्लेस कर देता हूँ, आउटपुट इम्पीडेंस को R-out, और इसका जो गेन है उसको AVI से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ΔVI है तो इसका जो वोल्टेज A ΔVI हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखो FC1, मतलब जब मेरा इसके कुछ स्टेप होते हैं, पहले उन स्टेप्स को देख लेते हैं। स्टेप्स होता है कि वोल्टेज सोर्स जितने भी हो ना उनको शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो। जब लो फ्रिक्वेंसी आप एनालिसिस कर रहे हो सर्किट का, लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करना चाह रहे हो, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन। कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर ईच कैपेसिटर इंडिपेंडेंटली बाय अज्यूमिंग दैट ऑल अदर कैपेसिटर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि हम एक बार में एक कैपेसिटर की ही फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे और उस टाइम पे दूसरे कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे। ओके,
डोमिनेंट पोल फ्रिक्वेंसी, और जितने भी हम इस तरीके से जितने भी कैपेसिटर होंगे बाईपास या वो, उनकी अलग अलग हम इंडिविजुअली कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और फिर उनमें से जो मैक्सिमम होगी ना वो हमारी क्या होगी, फाइनल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी। तो डोमिनेंट पोल फ्रिक्वेंसी इसी को कहते हैं। तो चलो अब देखो ये वाला केस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं लो फ्रिक्वेंसी जब भी रिस्पॉन्स कर रहा हूँ तो मैं इसको शॉर्ट कर दिया मैंने, और बस इसको अब मैं पहले FCC1 के लिए कर रहा हूँ। तो FCC1 के लिए जब मैं कर रहा हूँ तो FCC2 को शॉर्ट कर दूँगा। तो FCC1 के लिए मैं जब कर रहा हूँ तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा, RS, ये वाला RS और ये Rin और ये CC1। तो अगर मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो वो RS प्लस Rin आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा बेसिकली FC का वैल्यू कितना होता है मेरा 1/2 R थेवेनिन। R थेवेनिन क्या है, उस कैपेसिटर, उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस इनटू दैट कैपेसिटर इटसेल्फ। तो इस हमें पता है कि FC1 के खिलाफ हमारा जो RTS का वैल्यू ये आया और C1 का वैल्यू, तो ये हो गया हमारा FC1। FC2 का वैल्यू मेरा कैसा हो जाएगा, जब मैंने तो उस टाइम पे मेरा FC1 शॉर्ट हो जाएगा, VC1 तो मेरा पहले ही शॉर्ट था, तो बचा मेरा ये वाला सर्किट। FC2 तो रहेगा मेरा, जब ये वाला शॉर्ट हो रहा है इस बार, और ये वाला तो मेरा रहेगा। जब मैं इसको इस पूरे ये बचा, इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ तो R आउट और RL इस तरीके से पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, क्योंकि ये वोल्टेज शॉर्ट है। तो यहाँ पे RTS अगर मैं निकालता हूँ क्योंकि इसमें रखने के लिए, तो R आउट प्लस RL आएगा, तो इसमें मैंने वैल्यू रख दिया तो ये आएगा। अब जो भी FC1 और FC2 में से जो भी मैक्सिमम आएगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा FL होगा। तो FL वुड बी मैक्सिमम ऑफ FC1 एंड FC2। आगे हम और देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। अब देखो, अब मान लो इस तरीके से मेरा यहाँ पे तो दो ही लोग कि इसको मैं FL1 भी कह सकता हूँ, FL2 भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा FL1 जो आएगा जहाँ भी, ठीक है, ये FL2 है, ये FL3 है, तो मुझे पता है FL यहाँ से जो मैक्सिमम वाला है, इधर लो पास जो फिल्टर होता है वो तो इस तरीके से गिरते हैं ना, तो जब मेरा मिड बैंड गेन है उससे मेरी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी लोग वहाँ से 20 dB पर सेकेंड पे गिरेगा। फिर जब मेरी दूसरी आएगी, इसका मतलब मेरे दो पोल है, उसका मतलब फिर मेरी 20 के बाद में -20 और तो 40 dB पे गिरने लगेगी। फिर मेरी तीसरी लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी तो फिर मेरा 60 डिग्री पे गिरने लगेगा, ठीक है। इधर ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी, अब जैसे ऊपर वाला केस था, इसमें क्या था, हमारे पास दो ही FL1 और FL2 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी FL1 और FL2 में से, ठीक है, मैक्सिमम इधर से गिरना चालू होता है मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम से तो 20 dB पे आएगा, फिर सेकंड मैक्सिमम से 20 dB और जोड़ लो -40 पे आएगा, फिर थर्ड मैक्सिमम इस तरीके से घटता जाएगा। तो उस तरीके से जो हमारा स्लोप होता है वो भी घटता जाता है कि -20 फिर -40 फिर इस तरीके से। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्या होता है, हम बाईपास और जो कपलिंग कैपेसिटर होता है उनको कंसिडर नहीं करते, इंटरनल कैपेसिटर्स का इफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो इंटरनल कैपेसिटेंस कहाँ होती है ट्रांजिस्टर के अंदर में, वी नो कि एक तो B और C के बीच में होती है और एक B और E के बीच में होती है, और वायर कैपेसिटेंसेस भी होती है, उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ हमको याद रखनी चाहिए क्योंकि अब हम हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का एनालिसिस कर रहे हैं। और ये सर्किट हमने ड्रॉ किया था पहले कि हाइब्रिड पाई हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल, ऐसा मॉडल हमने पूरा ड्रॉ किया था। और उस टाइम पे हमने उसको लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, ये जो हमने जब लो फ्रिक्वेंसी पे उसको एनालिसिस कर रहे थे, जब क्योंकि हमने पता था कि हमारा जो AC सिग्नल होता है वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, तो जब हमने AC एनालिसिस कर रहे थे तो हमने C पाई जो था हमारा C में, बेसिकली ये जितने भी कैपेसिटेंस थे C में और C पाई, उनको हमने शॉर्ट मान लिया था। तो ये जब इसको शॉर्ट किया था, इसको शॉर्ट किया था, तो हमारा ऐसा कुछ मॉडल बच गया था जिसमें कैपेसिटर आता ही नहीं था। लेकिन यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड पाई मॉडल में हम हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, हमारे जो कैपेसिटेंसेस होंगे वो कुछ भी शॉर्ट वोट नहीं होंगे, ऐसे कैसे रहेंगे, पूरे मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दे लो, तो बेस से कलेक्टर वाले को हम म्यू कहते हैं, CBC को C म्यू, CBE को C पाई कहता हूँ। मिलर इफेक्ट, अब देखो मिलर इफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे VI है, यहाँ पे मेरा V0, यहाँ पे एम्पलीफायर है, यहाँ पे मेरा CF है, ठीक है। अब मिलर इफेक्ट कहता क्या है कि ये जो कैपेसिटेंसेस है ना, इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। उसका एक पार्ट इनपुट साइड में आ जाएगा, दूसरा पार्ट आउटपुट साइड में चला जाएगा। तो ये जो CF है इसका मैंने इसको मिलर इफेक्ट से तोड़ा, तो यहाँ पे इधर मेरा CMI आ गया, इधर मेरा CM0 आ गया। तो CMI का वैल्यू कितना होता है, CF 1 प्लस मोड ऑफ ए, ये जो इतना गेन है, और CM0 का वैल्यू कितना होता है मेरा CF 1 प्लस 1 अपॉन मोड ए, ठीक है। अब मैं मानता हूँ एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा ए का वैल्यू -100 है,
तो सी एम आई का इनपुट साइड में कितना वोल्टेज आएगा, सी एफ इंटू 1 + 100 मतलब 101 इंटू 100, लगभग मैं कहता हूँ कि 1 + 100 तो 100 ही हो गया, तो सी एफ इंटू 100, ये मैं लगभग इसको ये कह सकता हूँ कि गेन टाइम्स सी एफ। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर जो ये सी एम आई का वैल्यू आया ना, वो कितना आया, इस सी एफ को ए से मल्टीप्लाई कर दो और उसको इधर लिख दो, ठीक है। और अगर मैं सी एम जीरो का बात करता हूँ तो ये सी एफ 1 - 1/100, 1/100 नियरली जीरो है, तो ये लगभग सी एफ ही आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भाई हम मिलर इफेक्ट से तोड़ते हैं ना इसको, जैसे मैंने सी एफ को मिलर इफेक्ट से तोड़ के इनपुट साइड और आउटपुट साइड लिखना था, तो इनपुट साइड कैपेसिटेंस आता है ना, या इम्पीडेंस आता है, वो कितना आता है, दैट इज नियरली दिस गेन टाइम्स दिस कैपेसिटेंस, सी एम आई इज इक्वल टू गेन टाइम्स दिस कैपेसिटेंस, एंड आउटपुट साइड क्या आता है, दिस कैपेसिटेंस इटसेल्फ। तो वही लिखा हुआ है मैंने कि जो सी एम आई होगा ना, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी टाइम्स सी एफ। सी एफ मेरा ये है जो कि जिसको हम तोड़ना चाहते हैं दोनों तरफ, और जो मेरा सी एम जीरो होगा ना, वो नियरली सी एफ ही हो जाएगा। सिंपली बात है, सी एफ को उठा के इधर लगा दो और एक इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दो, इसका वैल्यू तो सी एफ ही होगा। इधर का जो कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ए टाइम्स सी एफ। ठीक है, और अब मैं FH1, FH2, FH3, अब देखो, ठीक है, अब देखो इस तरीके से मेरे 2-3 फ्रिक्वेंसी आ सकते हैं इसके अंदर में। जो ये FH1 लोएस्ट है, वहाँ से -20 dB से डिक्रीज होगा, फिर FH2 पे मेरा -40 से डिक्रीज होने लगेगा, फिर FH3 पे मेरा -60 से डिक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा जो स्लोप होता है वो डिक्रीज होता है ना, बोडे प्लॉट। अब चलो हम एक मतलब रियल लाइफ वाला एग्जांपल लेते हैं कि कॉमन जो इमिटर होता है ना, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स करके देखते हैं। हमें पता है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से कुछ होता है, जो ये दिया हुआ है, ये अरेंजमेंट है उसका, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को जब मैं, तो सबसे पहला नंबर का स्टेप होता है कि आप इसका AC इक्विवेलेंट मॉडल बना लो। कोई भी मॉडल बना सकते हैं, मान लो मैंने RE मॉडल बना लिया, तो इसका RE मॉडल ऐसा कुछ दिखेगा। कैपेसिटेंस भी दिखाओ इस RE मॉडल में। इस RE मॉडल को हम ऐसा बना रहे हैं कि इसमें भाई साहब कोई भी कैपेसिटेंस है ना, कोई वो नहीं हो रहा, शॉर्ट आउट नहीं हो रहा। इवन इस वाले मॉडल में हमें वो वाले भी दिखाने हैं, सी पाई, ये वाला जो, सॉरी, हमें वो वाले भी दिखाने हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये वाला जो कि कितना वैल्यू था इसका, सी म्यू वाला, और ये वाला जो कैपेसिटेंस था सी पाई वाला, ठीक है, सी पाई, और इसका वैल्यू कितना था, सी म्यू, ठीक है। दोनों दिखाने हैं इसमें, वो दोनों भी दिखाने हैं। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ना, वो पहली बार तो हमें वही बनाना है, GMRE वाला ही बनाना है, लेकिन कोई सा बना सकते हैं क्योंकि ये तो आपस में रिप्लेस किए जा सकते हैं ना ये सर्किट। तो मतलब इस पूरे मॉडल को हम RPi वाले मॉडल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई नो प्रॉब्लम कि अगर हम कोई भी टर्म्स में बना सकते हैं। अब देखो, देयर आर सम स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो। पहली बार तो हमें यहाँ पे 3 फ्रिक्वेंसी मिली, क्योंकि 3 कैपेसिटर है, CC1, CC2 और CBE। तो CC1 के रिस्पेक्ट में CC2 और CBE के रिस्पेक्ट में 3 मिलेंगे। तो ये स्टेप हमने पहले देख लिया था कि वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को ओपन कर दो, 1 कैपेसिटर एट ए टाइम जब, और उस टाइम पे अदर्स को शॉर्ट कर दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि बेस और इमिटर है ना, दे विल हैव द इफेक्ट ऑन ईच अदर वेयर एज कलेक्टर इज अ सेपरेट। तो अगर मान लो मैं बेस का रेजिस्टेंस है उसको कलेक्टर की साइड में रिफ्लेक्ट करूँगा, तो मुझे पता है बीटा+1 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं इमिटर के रेजिस्टेंस को बेस साइड लाऊंगा तो बीटा+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर बेस से इमिटर ले जाऊंगा तो बीटा+1 से डिवाइड हो जाएगा, और इमिटर से मैं अगर बेस ले जाऊंगा तो बीटा+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब FL1 में निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू CC1, तो मैं CC1 के रिस्पेक्ट में FL1 निकालता हूँ, तो मुझे पता है कि जब लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं ये म्यू पाई और सी पाई वाले तो कंसिडर नहीं करूँगा, साथ में मैं CC1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये वाला CBE शॉर्ट, CC2 ये भी शॉर्ट, ये वाला जो करंट सोर्स है ये ओपन हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट हो जाएगा। तो मेरा जो सर्किट बचेगा ना वो कुछ ऐसा बचेगा कि RS CC1 ये वाला शॉर्ट हो गया, इधर बीटा आ रही, करंट वाला ओपन था, उधर ओपन है तो उधर कुछ बचा नहीं। तो अब मेरा क्या है, R थेवेनिन निकालो, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है,
कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 1/2 पाई आर थेवेनियन टाइम्स दैट सी पर्टिकुलर सी। तो इस सी के अक्रॉस अगर हम निकालते हैं तो देखो ये आ रही तो शॉर्ट ही हो गया काइंड ऑफ, इधर से शॉर्ट कर दो चाहे इधर से सीधा शॉर्ट कर दो। तो मेरा अगर आर टी एच का वैल्यू मेरा कितना आ गया सीधा सीधा R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा आर ई प्लस आर एस। तो मेरा इसका वैल्यू इतना आ गया RTH1 का वैल्यू। तो मेरा FL1 कितना देगा 1/2 पाई दिस RTH1 पुट हेयर एंड CC1। सिमिलरली FL2 के लिए निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू CC2। जब मैं FL2 के लिए निकाल रहा हूँ तो मेरा CC2 कंसिडर करूँगा मैं इस टाइम पे। तो ये तो शॉर्ट ही रहेगा, ये ओपन ही रहेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ख़त्म ही काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन बचा, CL भी शॉर्ट, ये बचा मेरा। इसके अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो तो 3 रेजिस्टेंस बच रहे हैं बेसिकली, ये बचा R0 RC और RL। जब इन तीनों का निकालेंगे तो ये दोनों तो पैरेलल में और फिर ये उसके साथ सीरीज में, तो ये बचा हमारा RTH2। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू RTH2 इन दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RL2। लो फ्रिक्वेंसी पे कैलकुलेट करें तो RL आएगा। लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, हाई पास फिल्टर बनता है और हाई पास फिल्टर के लिए लो फ्रिक्वेंसीज पे क्या होता है हाई पास फिल्टर बनता है। हाई पास फिल्टर के लिए क्या होती है लो फ्रिक्वेंसी FL आती है, और जो हाई फ्रिक्वेंसीज पे क्या बन रहा था लो पास फिल्टर, उसके लिए क्या आती है FH। तो सिंपल बात है, इन क्रक्स यू हैव टू रिमेंबर कि लो फ्रिक्वेंसीज पे हमें FL मिलेगी, हाई फ्रिक्वेंसीज पे FH मिलेगी। तो ये FL3 में क्या होगा हमारा, देखो FL3 में ये करंट ये तो ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया हमारा, ये तो यही बचेगा। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमारा इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो बेस साइड है ये तो पूरा बेस रहा ना, ये हमें पता है कि बेस और इमीटर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, तो जितना इसका जो इक्विवेलेंट बना उसको हम इमीटर साइड में लेके आएंगे। तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंट इतना बना था कि R1 पैरेलल R2 पैरेलल RS, क्योंकि ये अब ये शॉर्ट हो गया तो ये भी तो पैरेलल में आ गया ना, ये ग्राउंड हो गया सीधे सीधे। तो RS पैरेलल R1 पैरेलल R2 और पैरेलल बीटा आर। तो वेयर इज दैट, वाई देर इज नो बीटा आर, नो देर इज बीटा आर। बीटा आर था लेकिन उसको हमने क्या किया, बीटा आर सीरीज में बनता, तो हमने क्या किया जैसे ही इनको सबको इमीटर साइड लेके आएंगे तो बीटा से डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा आर तो आर ही हो गया, और जो R1 पैरेलल R2 पैरेलल RS था उसको बीटा से डिवाइड होगा, तो ऐसा बचा। अब CB के अक्रॉस इक्विवेलेंट सर्किट निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में, उसके बाद में ये RE के साथ पैरेलल में, तो RE पैरेलल RE प्लस R1 ये दिस। जब इसको हम RTH की तरह रखेंगे तो हमारा FL का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ FL1 FL2 FL3। ठीक है, मैक्सिमम क्यों लेते हैं, ठीक है, इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो 50 फ्रिक्वेंसी मिलती है तो लास्ट फ्रिक्वेंसी से चालू, और FH वाले में हम क्या करते हैं मिनिमम लेते हैं। तो हमारा जो मिड बैंड होता है ना वो ऐसे ही होता है, चाहे इधर कहीं से भी चल रहा हो, लेकिन ये लास्ट फ्रिक्वेंसी कट ऑफ इतना है, और अगर इधर भी लास्ट फ्रिक्वेंसी चाहिए इधर कहीं से भी जब कहीं तक भी जा रहा हो, लेकिन हमारा लास्ट फ्रिक्वेंसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी, तो ये हमारा बैंड बच जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दी हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर थे उनका इफेक्ट हम कंसिडर कर नहीं रहे, अब हम इंटरनल कैपेसिटेंसेस और वायर कैपेसिटेंसेस और इनका इफेक्ट कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों वायर कैपेसिटेंसेस है, ये और ये दोनों जो है वो इंटरनल कैपेसिटेंसेस है, तो किस तरीके से कनेक्ट है। अब इसको हमको मिलर इफेक्ट से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब मैंने किया तो मिलर इफेक्ट से जब मैं सोल्व करके लाया तो इसका एक पार्ट इधर आएगा, ये आ गया CMI, और इसका एक पार्ट उधर गया होगा CM0। हमें पता है CMI का वैल्यू कितना होता है, जितना भी ये एम्पलीफायर का गेन होगा टाइम्स दिस कैपेसिटेंस Cmu, तो Cmu टाइम्स गेन टाइम्स Cmu आ जाएगा इधर, और इधर तो इस कैपेसिटेंस के बराबर वाला लगभग Cmu आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है, और ये जो CB था ये तो ग्राउंड हो रहा था, तो मैं सीधा ही ग्राउंड कर देता हूँ, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, CM0 बचा इधर से, तो ये कैपेसिटेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, CL और CM0 तो इधर पैरेलल में हो गया ना दोनों।
तो मेरे को यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसी मिलेगी बेसिकली हाई गेन में। एफ एच आई कितना मिलेगा 1/2 पाई RTHI CI। तो CI का वैल्यू तो मेरा कितना CMI और CB। RTHI का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ यहाँ से सीधा सीधा, क्योंकि जब मैं इस कैपेसिटेंस को कंसिडर कर रहा हूँ तो केवल ये वाला पार्ट कंसिडर करूँगा। वोल्टेज सोर्स मेरा शॉर्ट हो जाएगा, तो कितना बचा मेरा RS पैरेलल R1 पैरेलल R2, और इधर मेरा बीटा RE भी बचेगा, तो बीटा RE के पैरेलल में, तो ये बच गया मेरा RTHI का वैल्यू। RTH 0 मेरा कितना बचेगा, क्योंकि इनपुट वाला तो अलग हो ही जाएगा, इधर से मेरा यहाँ से उस इक्विवेलेंट का स्मॉल r0 हो जाएगा, और ये पूरे दोनों हैं RC और RL है। तो ये आया मेरा RTH 0, और FH हम मिनिमम ऑफ FH सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेके सोल्व करें इसको, तो एग्जांपल से हम सोल्व कर सकते हैं। कुछ देर आर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स विच नीड टू बी फॉलोड। अब देखो एग्जांपल जब हमें दिया होगा ना, फॉर एग्जांपल ये सबके वैल्यू दिए हुए हैं, बीटा का वैल्यू मुझे दिया होगा, VA का वैल्यू मुझे दिया होगा, ताकि मैं VA के वैल्यू से RE और या फिर मैं अगर अगर मैं RPi मॉडल फॉलो कर रहा हूँ तो, और GM ये मैं कैलकुलेट आराम से कर सकूँ विदाउट एनी दिक्कत, क्योंकि वो सब क्या है DC एनालिसिस का पार्ट है। और CIBO मतलब सिंपली CB मतलब इसको मैं C म्यू भी कह सकता हूँ, C म्यू भी दिया हो सकता है इसका वैल्यू, इसका नाम C म्यू भी होता है, और इसका नाम होता है C पाई जो BE के बीच में कनेक्ट होता है। अब देखो तो प्रोसीजर है, नंबर 1 स्टेप DC एनालिसिस करो। DC एनालिसिस से हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, R0 आउटपुट, RPi और GM। मतलब ये जो AC इक्विवेलेंट मॉडल के जो पैरामीटर होते हैं ना, GM RE RPi ये सब फाइंड कर लो DC एनालिसिस से। ये तो अब तक हम करते भी आए हैं, ठीक है। तो वो DC एनालिसिस करेंगे, ये वाला किया, और हम क्या करेंगे RE फाइंड कर लेंगे, VT/IC, R0 फाइंड कर लेंगे। R0 इज इक्वल टू होता है VA/IC। R0 क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना बेसिकली ये, और RE मेरा पता ही है हमको कि RE क्या होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फॉर्मूले याद रखो कि RE इज इक्वल टू कितना होता है VT/IC, जबकि R0 इज इक्वल टू कितना होता है VA/IC। उसके बाद में मिड बैंड एनालिसिस। मिड बैंड एनालिसिस कुछ नहीं है, सिंपल। हमने अब तक एम्पलीफायर्स को किस में डिस्कस कर रहे थे, मिड बैंड में तो डिस्कस कर रहे थे, तो हमें सिंपली AC एनालिसिस करना है, दैट्स इट। और AC एनालिसिस से हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस। 3 चीज़ें हमने आउटपुट इम्पिडेंस से फाइंड, 3 चीज़ें हमने DC एनालिसिस फाइंड की थी, 3 चीज़ें हमने AC एनालिसिस से फाइंड करनी है। तो वही है AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ सिंपल, जो भी मॉडल ले ला के, और उससे हमें एक तो गेन का वैल्यू फाइंड करो। हमें पता है गेन का, जब हम सोल्व किया, जैसे ये पूरा जो भी सर्किट दिया हुआ उसको जब हमने सोल्व किया तो गेन का वैल्यू ये आ रहा है, और गेन के वैल्यू जब मैंने वैल्यू पुट की तो गेन का वैल्यू मेरे को 100 आया, -100 आ रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, तो आएगा माइनस में आएगा। इसको dB में कैलकुलेट करूँगा तो 40 dB आ गया। RI का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो RI का वैल्यू मेरा R1, यहाँ से देख लो RI का वैल्यू सीधा दिख जाएगा, यहाँ से ये आ रहा है मेरा RI का वैल्यू, ठीक है। RI का वैल्यू का सिंपल मतलब है कि ओवरऑल इनपुट इम्पिडेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे सिर्फ ये वाले टर्मिनल की RI की बात हो रही है यहाँ से। तो वो कितना हो जाएगा मेरा बेसिकली, ये सारी चीज़ें पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में और उनके साथ ये पैरेलल में। तो R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा RE प्लस दिस RE, क्योंकि यहाँ पे देखो किस तरीके से कनेक्टेड है, ये RE1 कनेक्टेड है। तो जब मैं इसको बेस की साइड में रिफ्लेक्ट करूँगा तो ये क्या होगा, बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये RE, ये वाला तो क्योंकि AC एनालिसिस में ये वाला शॉर्ट हो जाएगा, तो इस RE का इफेक्ट नहीं आएगा, केवल RE1 का इफेक्ट आएगा इसमें। तो जब मैंने इस तरीके से RE का वैल्यू फाइंड किया, वैल्यू पुट किया तो 10 किलो ओम है। R0 का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ आराम से। R0 का जब मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ तो लोड को तो हम कंसिडर करते नहीं, RC पैरेलल R0 आ जाएगा, 20 किलो ओम आ गया। तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली AC एनालिसिस से। अब चलते हैं, अब हमारे पास सफिशिएंट है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए। अब हम FL1 निकालते हैं, FL निकालते हैं। अब देखो FL कितना आसान हो गया, FCC1 का निकालो, वेर इज FCC1, ठीक है। FCC1 मेरा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है FCC1, ठीक है। अब इसके अक्रॉस अगर मैं RTS निकालता हूँ तो मुझे पता है इधर का इम्पीडेंस तो कितना हो जाएगा, RI इनपुट इम्पीडेंस
और ये वाला शॉर्ट हो जाएगा, तो इनपुट इम्पीडेंस इन सीरीज विद दी आर एस। अरे भाई हमारा, मैं इनपुट कपलिंग कैपेसिटर लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस किस की वजह से होता है? बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से। अब मैं पहले वाले कपलिंग कैपेसिटर जो है उसकी वजह से मैं फिर लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वो तो यहाँ लगा होता है ना यहाँ, ठीक है, यहाँ लगा होता है। तो जब मैं करता हूँ तो मुझे पता है वोल्टेज सिर्फ शॉर्ट हो जाते हैं, तो और बाकी जो कैपेसिटर होते हैं वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या मैंने, तो मेरे को एक तो इधर से मेरा कितना बचा, इधर आर एस बचा इसके इधर, और इधर मैं इस पूरा जितना भी अरेंजमेंट था उसको मैं आर आई से रिप्लेस कर सकता हूँ ना इनपुट इम्पीडेंस से, और आर आई का वैल्यू तो हमने एसी एनालिसिस से फाइंड कर ही लिया, ठीक है। तो मेरा आर टी एच कितना आ गया, CC1 के अक्रॉस आर एस प्लस आर आई। तो आर टी एच वन का वैल्यू मेरा कितना आ गया, आर एस प्लस आर आई। आर इन का वैल्यू भी नो, ठीक है, और आर एस का वैल्यू दिया हुआ ही है, आराम से मैं 14 हट जाएगा मेरा वैल्यू। FCC2 मतलब आउटपुट साइड में मैं निकालना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि आउटपुट साइड में जो CC2 लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है, वो यहाँ लगा होगा, कहाँ होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा। करंट सोर्स ओपन हो ही जाता है, करंट सोर्स जब ओपन हो गया तो इधर ये बचा और उधर RL बचा होगा, तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो साथ में RL के साथ सीरीज में। या मैं सिंपली बात ये भी कह सकता हूँ, इतना भी मैं आफत क्यों करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा जो वो लगा होगा कपलिंग कैपेसिटर दूसरा वाला, वो यहाँ लगा होगा, उसके इधर लोड होगा, और इधर वाला पूरा को मैं R0 से रिप्लेस कर सकता हूँ आउटपुट इम्पीडेंस, और आउटपुट इम्पीडेंस तो हमने इस एनालिसिस से फाइंड कर लिया। तो बेसिकली कितना है, RTH इज इक्वल टू R0 प्लस RL, ये R0 ये R0, मतलब सिंपली बात है Z0 प्लस RL, ये आ जाएगा मेरा इसके अक्रॉस, C के अक्रॉस इम्पीडेंस, तो वही है, यही आया मेरा। देखो R आउट प्लस RL, R आउट का वैल्यू हमने AC एनालिसिस में फाइंड किया था। सिमिलरली CB का वैल्यू फाइंड करो, हाँ यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने ऐसा कोई इनपुट इम्पीडेंस फाइंड नहीं किया था, तो यहाँ पे हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट अच्छे से निकालना पड़ेगा। अब देखो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं, कहाँ गया, ये रहा, तो यही रहेगा, बाकी सब तो शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट हो गया, ये वाला शॉर्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट मॉडल में देखना है, ये R1 और R2 पैरेलल में आ जाएगा, ये RE1 है, इसको बेस साइड शिफ्ट कर देंगे, या मैं कहूँगा कि RE1 को इधर ही रहने देंगे, बेस के जितना इक्विवेलेंट होगा उसको इमिटर साइड में ले आएंगे। तो देखो जब हम लाए उनको, तो RE1 तो रहा ही, बीटा RE का मेरा RE हो गया, क्योंकि बेस इमिटर साइड लाए तो बीटा से डिवाइड हो गया, R1 पैरेलल R2 पैरेलल RS को मैंने बीटा से डिवाइड किया, कितना बचा, और दैट इज पैरेलल विद दी RE, ठीक है। तो ये बचा मेरा, और इसका वैल्यू 190 ओम आया। अब मुझे पता है कि FL फ्रिक्वेंसी कितना होगा, जितने भी हमने FCC1 FCC2 इन सब का लोएस्ट हमने जब कैलकुलेट किया तो मेरा कितना है 837 हर्ट्ज, 837 हर्ट्ज FCB ये रहा, जबकि ये मेरा कितना था 14K हर्ट्ज होगा, क्योंकि -6 है ना, 14 किलो हर्ट्ज है, 1.6 किलो हर्ट्ज है। तो मेरा बचा कितना, नो सॉरी मैक्सिमम ले रहे हैं ना, तो ये 14 हर्ट्ज है, ये 1.6 हर्ट्ज है, तो मैक्सिमम लेंगे हम 837 हर्ट्ज ले लिया। तो ये आया हमारा। हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में हम करते क्या हैं, वही जो हमारी फ्रिक्वेंसी इस तरीके से आ रही थी। अब देखो यहाँ पे CB इसके बीच में आएगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं, वो CB को सीधा ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। CMI, क्योंकि इसके अक्रॉस जो C लग रहा था उसका CMI और CM0 लिख दो। CMI को मैं कितना लिख दूंगा, जो गेन हमने कैलकुलेट किया था टाइम्स ये जो यहाँ इनके बीच का जो इम्पीडेंस है C पाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो C पाई टाइम्स गेन हमने AC एनालिसिस में कैलकुलेट किया था, उसको CMI लिख दो, और लगभग ये जो C पाई का वैल्यू था उसको इधर रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो RTHI को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि RTHI कितना होगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इनपुट साइड आ गया ना, तो RTH इनपुट कैलकुलेट किया जा सकता है आराम से। RTHI का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये RS पैरेलल R1 पैरेलल R2 बीटा RE प्लस स्मॉल RE, इसका वैल्यू 900 आ रहा है। सिमिलरली RTH0 का वैल्यू RC पैरेलल R0 पैरेलल RL ये आ जाएगा। FH कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ बोथ, तो 430 हर्ट्ज आ गया, ठीक है।
तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा देखो FL मेरा 837 हर्ट्ज से 430 किलो हर्ट्ज, और जो भी हमारा एक था कितना 14 हर्ट्ज वो यहाँ आएगा लगभग, और उसके बाद मेरा स्लोप चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ से यहाँ तक तो मेरा 20 हर्ट्ज आएगा जब मेरा, और तीसरा मेरा फ्रिक्वेंसी था 1.6 हर्ट्ज, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना आ रहा है 837 हर्ट्ज से यहाँ तक मेरा -20 dB, यहाँ से यहाँ तक मेरा -40 dB, और यहाँ से यहाँ तक फिर मेरा -60 dB हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरा 430 किलो हर्ट्ज है, दूसरा कितना है मेरा 20 किलो, F0 मेरा कितना है, देखो F0 मेरा कितना है 2.3 मेगा हर्ट्ज है, और FH1 मेरा कितना था 430 किलो हर्ट्ज, और हमारा FH कितना हो जाएगा 2.3 मेगा हर्ट्ज लगभग यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा -20 dB, और उसके बाद मेरा कितना हो जाएगा -40 dB के साथ जाएगा आगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा लेते हैं। इधर से हम क्या लेते हैं, जितने भी फ्रिक्वेंसी होती है इधर उनमें मैक्सिमम लेते हैं, और इधर जितने भी फ्रिक्वेंसी आते हैं उसमें मिनिमम लेते हैं, और ये हम फाइंड कर लेते हैं। अब भाई इस लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम किस तरीके से अगर चाहें तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। मान लो हम ए मिड बैंड बढ़ाना चाहते हैं यहाँ तक, तो मेरे को इस FL का वैल्यू कम कर दूँ, तो FL में हम यहाँ देखते हैं कि 837 हर्ट्ज कहाँ से आ रहा है, ये CBE से आ रहा था, मतलब बाईपास कैपेसिटेंस से आ रहा था। बाईपास कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको कम कर दो, कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल गेन क्या होगा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, सॉरी उसको बढ़ा दो, क्योंकि मेरा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना होता है 1/2 पाई RTH इंटू C होता है। अगर मैं C के वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो मेरा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा। तो देखो जब मैंने CB को बढ़ाऊंगा तो FL कम होगा, तो मैंने CB को जब 10 टाइम्स CB रखा तो मेरा FL डैश जो था वो 10 टाइम्स कम हो गया, मतलब 87.3 हर्ट्ज आ गया। तो हमारा जो नया सिग्नल आएगा ना वो इसकी वैल्यू 83 वो आएगी। तो इस पूरे ओवरऑल इस बैंड का जो वैल्यू होता है ना मिड बैंड के लिए, ये मैं कह सकता हूँ कि एम्पलीफायर का जो ऑपरेशन रीजन होता है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस का फ्रिक्वेंसी एनालिसिस भी सिमिलरली सेम स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। डीसी एनालिसिस करो, सबसे पहले 3 चीज़ें फाइंड करो जो हमने बताई थी, फिर मिड बैंड एनालिसिस मतलब AC एनालिसिस करो, गेन वेन फाइंड करो, और उसके बाद में लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करो, उसके बाद में हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करो, और ये फाइनली ये ड्रॉ करो। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मॉसफेट एम्पलीफायर्स का भी सेम तरीके से किया जा सकता है। वहाँ भी जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, जब हम लो फ्रिक्वेंसी पे एनालिसिस करते हैं तो गेन रिड्यूस होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स। हाई फ्रिक्वेंसी पे वहाँ पे भी गेन रिड्यूस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल एंड पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस एंड वायर एंड लीड कैपेसिटेंसेस। ओके, इस तरीके से कुछ होता है सर्किट डायग्राम मोस का। और मोस का जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो भी हम इस तरीके से पहले AC इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, और AC इक्विवेलेंट जब सर्किट बन गया हमारा तो वही बात है, उसके अक्रॉस RTS फाइंड करो, RTS का वैल्यू पुट करते चलो, सेम एग्जैक्ट डिटो सेम, FL2 भी सेम, CC2 वी नो। और इस करंट सोर्स को ओपन करो, इसको ओपन किया, ये वाला शॉर्ट हो ही गया, तो ये काइंड ऑफ RD है ना जो सीधा सीधा ग्राउंड हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में प्लस बाद में RE के साथ C में, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली FL3 कैलकुलेट किया जा सकता है। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी हम वही है, यहाँ पे जो CGD है उसको इधर गेन जो पता होता है, AC एनालिसिस में हम जो गेन, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस ये सब फाइंड करके सिमिलर प्रोसीजर एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर। अगली चीज़ है पावर एम्पलीफायर्स। तो देखो पहली बार तो जब पावर एम्पलीफायर्स को हम लगाते कहाँ हैं, तो इसके दो है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसको आउटपुट स्टेज पे लगाते हैं, कम्युनिकेशन में भी लगाते हैं, इसका यूज करते हैं पावर एम्पलीफायर्स। वी हैड सीन व्हाइल वी वर डूइंग द कम्युनिकेशंस। तो व्हेन वी अप्लाई द साउंड टू द माइक तो हमें कुछ माइक्रोवोल्ट में हमें आउटपुट मिलता है। तो उसके बाद हम नंबर ऑफ से वोल्टेज एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करते हैं ना कैस्केडेड फैशन, तो फिर हमें कुछ इस माइक्रोवोल्ट से हम वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा स्पीकर वगैरह होता है वो तो 1 वोल्ट से काम चलेगा नहीं उनका, तो उनको चाहिए एक पावर एम्पलीफायर जो वोल्ट से कुछ जितना भी स्पीकर का रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 25-30 वोल्ट जितना भी उसमें कन्वर्ट करते तो वो हमारा पावर एम्पलीफायर करता है। नाउ हाउ द पावर एम्पलीफायर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सिंपल एम्पलीफायर, सिंपल वोल्टेज एम्पलीफायर। तो बीटा का वैल्यू जो होता है ना सिंपल एम्पलीफायर में वो 100 to 500 होता है, जबकि पावर एम्पलीफायर में दैट इज 10 to 30।
RC का वैल्यू यहाँ पे 10 किलो ओम होता है, जबकि वहाँ पे नियरली 20 ओम्स होता है। इधर V इन का वैल्यू मिली वोल्ट में होता है, जबकि वहाँ पे वोल्ट में होता है। यहाँ पे P आउट का वैल्यू लो होता है, यहाँ पे P आउट का वैल्यू हाई होता है। करंट देखो, करंट मेन है पैरामीटर, जो करंट यहाँ पे जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है उसमें 1 मिली एम्पियर होता है, जबकि पावर एम्पलीफायर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें 500 मिली एम्पियर होता है। मतलब क्या होता है, ये बेसिकली करंट को एम्पलीफाई कर देते हैं। जब करंट ही एम्पलीफाई होगा तो वोल्टेज तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होकर पावर एम्पलीफाई हो ही जाएगा, पावर ज़्यादा मिल जाता है। आर आउट हाई होता है, यहाँ पे लो होता है। कपलिंग के लिए यहाँ पे RC यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। यहाँ RC की जगह ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली इट एम्पलीफाइज द करंट। ठीक है, तो करंट को एम्पलीफाई किया, देखो किस तरीके से 500 मिली एम्पियर है, तो उसकी वजह से पावर एम्पलीफाई हो जाता है। और ये आराम से क्या करता है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड पावर लेवल होता है उसको मीट करके डिवाइस को ड्राइव करता है। पावर डिसिपेशन, अब देखो पावर डिसिपेशन में है क्या। पावर डिसिपेशन हमारे पास ये हमारा पावर एम्पलीफायर है, तो उसका हम पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करते हैं। तो पावर डिसिपेशन आई कैन इजीली कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन ट्रांजिस्टर में कितना होगा, VCEQ टाइम्स ICQ। तो पहले तो हमने इनपुट पावर कितना दे रहे हैं, VCC टाइम्स ICQ, इतना इनपुट पावर दे रहे हैं। फिर PTR ट्रांजिस्टर में कितना जा रहा है, VCEQ इंटू ICQ। सिंपल है। पावर वेस्ट कितना हो गया, इनपुट माइनस PTR, जितना कि RC में वेस्ट हो गया हो, RC और RE में वेस्ट होगा ना। यहाँ से मैंने अप्लाई किया भाई P इनपुट VCC इंटू IC। PTR मेरा कितना हो गया, VCEQ, इसमें कितना खर्च हुआ। वेस्ट मेरा कितना हो गया, जब मैं कैलकुलेट करता हूँ P इन माइनस PTR, तो वेस्ट मेरा इतना I की स्क्वायर इंटू RC इंटू RE। अब यहाँ से देखो RE का जो वैल्यू है ना, अगर मेरे को पावर वेस्ट है इसको कम करना है मेरे को काइंड ऑफ, ठीक है, तो मेरे को पावर वेस्ट अगर मेरे को कम करना है तो मेरे को RC प्लस RE का वैल्यू घटाना पड़ेगा। लेकिन RE का वैल्यू तो मैं घटा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है, ये तो मतलब बाइसिंग स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है, ये तो मतलब इसका वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे तो बाइस गड़बड़ा जाएगा। तो इसके साथ तो हम कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते, RC के साथ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने RC की जगह मैं अब जब एक ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ, तो ट्रांसफार्मर तो मुझे पता है इंडक्टिव होता है, और जब इंडक्टर का मैं DC एनालिसिस करूँगा तो ओमेगा L और DC का फ्रिक्वेंसी 0 है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब RC का वैल्यू 0 हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पावर एम्पलीफायर्स में क्या करते हैं, यहाँ पे RC की जगह में ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ताकि जब DC एनालिसिस करें तो शॉर्ट सर्किट हो जाए और उसकी वजह से जो पावर वेस्ट है ना वो मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि अगर RC का वैल्यू 0 हो गया तो हमारा मतलब पावर वेस्ट जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। P इन DC हमने दिया, उसके बाद में P इन DC में से एक तो वेस्ट हो गया था हमारा, ट्रांजिस्टर में हमारा कितना खर्च हुआ, ये रहा, ये तो वेस्ट पावर था, ये हमारा ट्रांजिस्टर को जो हमने गया वो। अब ट्रांजिस्टर में भी एक तो DC पावर में कितना गया, और एक दूसरा है कि AC पावर के उसमें टर्म्स में कितना गया। तो मेरा ईटा C का वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 AC अपॉन PTR DC, और ईटा का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, P0 AC अपॉन P इन DC। ठीक है, अब मैं P0 AC का अगर मैं बात करूँ तो वो उसका वैल्यू कितना होता है, P0 AC इज इक्वल टू VRMS/Q टाइम्स IRMS/Q। अरे भाई सिंपल बात है कि P0 AC में हम पावर हमें जानते हैं कि VRMS इंटू IRMS होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का मतलब है कि ऑपरेटिंग पॉइंट, ट्रांजिस्टर कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, उसका VRMS अपॉन IRMS। और हमें पता है कि RMS कितना होता है, मैक्सिमम टाइम्स रूट, तो V max Q अपॉन √2, V I max अपॉन √2, V max बाई √2, V I max बाई √2, ये कितना हो जाएगा, V max बाई √2। अब देखो जब हम साइन वेव की बात करते हैं, सिंपल साइन वेव की, तो हमें पता है कि साइन वेव का जो RMS वैल्यू वो कितना होता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बाई √2, ये हमें RMS वैल्यू मिलता है। मान लो इसका वैल्यू हमारा इसका लेवल जो है वो हमारा V max है, VM है, तो मेरा जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, मेरा VM बाई √2, ये मिलता है ना। ठीक है, इतना मिलता है। अब देखो मान लो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट ए है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई मैंने इस तरीके से अप्लाई किया, आई थिंक आगे किया भी होगा, नहीं यहाँ क्या, तो यहाँ पे मेरा जो वोल्टेज का वेव फॉर्म आएगा वो भी कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आया मेरा वोल्टेज का वेव फॉर्म भी।
अब देखो जब मैंने इसको किया तो मेरा ये क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, और ये क्या है, करंट का मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, ये VCC हो सकता है इसका वैल्यू, तो मैक्सिमम मान लो ये यहाँ तक आ रहा होगा यार, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम हुआ। पावर एम्पलीफायर में क्या कर रहे हैं, हमने मान लो हमारा जो IC है उसका वेवफॉर्म कुछ ऐसा है, हम कितना भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसके बीच में कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, 0 से ICC के बीच में, और इधर हम 0 से VCC के बीच में कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मैंने ऐसा कुछ कर दिया बीच में, तो RMS वैल्यू कितना होगा, दिस पर्टिकुलर पोर्शन बाई 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वैल्यू निकालूंगा और फिर उसको बाई टू √2 कर दो, तो बात बराबर। तो Vmax माइनस वी मिनिमम बाई 2, तो Vmax माइनस वी मिनिमम, देखो ये अगर साइन वेव है तो Vmax माइनस वी मिनिमम, ये तो सारा Vmax माइनस वी मिनिमम तो सारा वैल्यू हो गया, बाई 2 मतलब इतना आधा हो गया, और बाई √2 और तो वो RMS दे देगा। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर कि Vmax माइनस वी मिनिमम बाई 2 और फिर उसको √2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली IRMS कितना हो जाएगा मेरा, Imax बाई √2, Imax का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, Imax माइनस I मिनिमम बाई √2, ठीक है। तो मेरा P0 AC का वैल्यू कितना हो गया, सिंपल Vmax माइनस वी मिनिमम इंटू Imax बाई I मिनिमम बाई 8, ओके। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्पलीफायर। जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होता है ना, वो क्या करता है, वो 360 डिग्री एम्पलीफाई करता है, कोई भी वेव फॉर्म हो, ये पूरा वेव फॉर्म है तो ये सारे को एम्पलीफाई कर देगा। जबकि हमारा जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है ना, वो केवल हाफ पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म को एम्पलीफाई करता है, मतलब 0 से 180 डिग्री वाले को ही एम्पलीफाई करता है। तो ये क्यों करता है, ये जो क्योंकि हमारा जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है ना, उसका जो हम क्यू पॉइंट चूज करते हैं ना, मिडिल ऑफ द लोड लाइन में करते हैं, यहाँ करते हैं। तो ये क्या करता है, मान लो मैंने वेव फॉर्म अप्लाई किया तो वो इस तरीके से पूरे का एम्पलीफाई कर देता, तो हमें पूरा एम्पलीफाई मिल जाएगा। जबकि मैं जब क्लास बी में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट में यहाँ चूज करता हूँ, तो यहाँ चूज करूँगा ना तो मेरा करंट वेवफॉर्म के ऊपर जाएगा, नीचे का तो जा ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में नहीं जा सकता, नेगेटिव में कट ऑफ में चला जाएगा, तो मेरा करंट इतना ही अप्लाई होता है। तो मेरे को जो वोल्टेज मिलता है ना, वो भी ऐसा ही एम्पलीफाइड ऐसा ही मिलता है, आधा, ठीक है। लेकिन इस केस में दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे मुझे गेन जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि गेन मुझे इसमें मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है, जबकि इसमें गेन क्या इतना सारा मिल सकता है, ठीक है। तो गेन ज़्यादा मिलता है क्लास बी एम्पलीफायर में। क्लास ए एम्पलीफायर के भी दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग वाला, एक बार हम RC लगाते हैं उसकी वजह से, तो दोनों में ये फ़र्क यही होता है, मतलब एक बार हम क्या करते हैं RC लगाते हैं, एक बार हम RC को ट्रांसफार्मर कपलिंग से रिप्लेस करते हैं। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि जो ट्रांसफार्मर वाला कपलिंग होता है ना, उसमें जो पावर वेस्ट कम होता है। एक होता है पुश पुल एम्पलीफायर, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट एंड वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दैट। तो हम देखा कि जो क्लास बी वाला है वो एक साइकिल को ही एम्पलीफाई कर पाता है, बट इसका गेन मोर होता है, जबकि क्लास ए वाला क्या करता है, दोनों साइकिल को एम्पलीफाई कर देता है, गेन थोड़ा सा कम होता है। अब लेट्स सी द क्विकली द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विच कुड बी सीन इजीली, नथिंग इम्पोर्टेंट। क्लास ए एम्पलीफायर में हम करते क्या हैं, जो दो एम्पलीफायर होते हैं ना, उनके इमीटर को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, उनको कैस्केड कर देते हैं। किस फैशन में, कि मान लो मेरे दो इमीटर हैं, ठीक है, तो अब देखो पुश पुल है, जो ये पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन है एक क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर का, वो किस तरीके से कनेक्ट होता है। बेसिकली सिंपल दो पावर ट्रांजिस्टर लेते हैं हम, पहला और दूसरा, ठीक है, दूसरा। अब दोनों के इमीटर होते हैं ना, उनको कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, दोनों के जो कलेक्टर होते हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं, और फिर जो दोनों के बेस होते हैं ना, उनको भी हम काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं, और एक पे जो सप्लाई देते हैं ना, मान लो हमने एक पे ऐसा सप्लाई दिया, तो दूसरे पे इसका 180 डिग्री रिवर्स सप्लाई देते हैं, मतलब इस पे ऐसा सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको ये किया तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन बचता है। देखो कैसे, इमीटर तो कनेक्ट कर दिया हमने सिंपल। अब हमारा जो कलेक्टर था, अब देखो ये वाला
इसकी जगह हमने ट्रांसफार्मर लगाया ना, तो ट्रांसफार्मर का आधा पार्ट कनेक्ट होके यहाँ आ गया, और ये इसका देखो कलेक्टर ये रहा, कलेक्टर का इसका ट्रांसफार्मर का कनेक्ट होता है, ये पूरा ट्रांसफार्मर बन गया है, ठीक है। और हमें पता है दोनों वीसीसी से कनेक्ट है, तो हमने दोनों को, जहाँ दोनों का जॉइंट था उसको कॉमन वीसीसी से सप्लाई दे दिया। दोनों का मीटर क्या था, ग्राउंड था, ठीक है। मतलब ये है ना, तो दोनों का मीटर ग्राउंड था, तो हमने दोनों के मीटर को जॉइंट करके कॉमन ग्राउंड दे दिया, ठीक है। दोनों में R1 और R2 था, इधर भी R1 और R2 था, तो R1 तो क्या था, वीसीसी से कनेक्ट था, और R2 जो है ग्राउंड से कनेक्ट है। यहाँ भी R2 ग्राउंड से और R1 वीसीसी से कनेक्ट है। तो हमने क्या किया, जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों के R1 को हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करके, और दोनों के R2 भी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, और दोनों के R1 को हम क्या करेंगे, दोनों के R1 को हम वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे कॉमन, और दोनों का जो R2 है उसको हम कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और इस तरीके से हम सप्लाई दे देते हैं, और ये ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो कुछ नहीं है, बस वही है, ठीक है। तो ये हमारा देखो किस तरीके से हमने कनेक्ट करके एक एक करके भी दिखाया हुआ है। अब अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में देखता हूँ तो मैं मानता हूँ कि अब देखो इसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगा, आईसी की बात कर रहा हूँ तो आईसी इस तरीके से फ्लो होगा, और इसमें आईसी कैसा फ्लो होगा, इस तरीके। इसमें कलेक्टर में करंट जा रहा है, तो कलेक्टर में जाता हुआ करंट, तो यहाँ भी कलेक्टर में जाता हुआ करंट, तो दोनों का जो डायरेक्शन है करंट का वो इस ऐसा हो गया, इस लूप में ऐसा हो गया। तो अगर मैं मान लो एक रेफरेंस डायरेक्शन जो है आईसी का, ठीक है, जो कि इससे ठीक है, आउटपुट की बात कर रहा हूँ मैं, आउटपुट से मान लो मेरा रेफरेंस जो करंट है वो कितना फ्लो होगा इस आउटपुट में। तो मान लो मैं रेफरेंस करंट का डायरेक्शन मेरा आईसी का मैं मान लेता हूँ इस अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो मेरा ओवरऑल करंट कितना होगा, IC1 माइनस IC2, ठीक है। तो वही बात है, तो मेरा IC का वैल्यू कितना हो जाएगा, IC1 माइनस IC2। IC क्या है मेरा, इसमें फ्लो होने वाला करंट, अगर इन दोनों का रेशियो 1:1 है तो, ठीक है। मान लो मैंने 1:1 मान लिया, तो IC का करंट कितना है, इतना होगा, IC1 माइनस IC2, ठीक है। अब देखो हमने पता है कि IC इक्वल टू कितना होता है, बीटा IB, IC1 इक्वल टू कितना होता है, बीटा IB। तो मेरा IC1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो बेस पे करंट मान लो मेरा, ये मेरा IB1 है। देखो ये करंट वेव फॉर्म्स ऑफ द आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज बिकॉज द बेस करंट इज ऑल्सो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। हमने पहले कहा था कि जो दोनों के बेस पे जो करंट जाती है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है। तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म जा रही होगी वो इस वेव फॉर्म से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी, मतलब दोनों वेव फॉर्म यहाँ और यहाँ जो करंट की वेव फॉर्म होगी आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। तो यहाँ भी 180 डिग्री मान लो, यहाँ ये भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी, ये भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी, आउटपुट भी। तो मान लो मेरा IC1 का वैल्यू ऐसा आया और मेरा IC2 का वैल्यू ऐसा आया, तो IC1 माइनस IC2 कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस, मतलब डबल हो जाएगा ना। तो मेरा IC का वैल्यू फाइनली ऐसा आया, तो एम्पलीफाई हो गया, डबल हो गया ना। जब मैंने इसको सोल्व किया, देखो मान लो मेरा IB1 था, IB1 का मेरा वैल्यू था IB साइन ओमेगा टी, और IB2 का मेरा वैल्यू है मान लो IB साइन ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब वो पाई डिग्री से, क्योंकि हमने पता था कि दोनों के बेस करंट क्या होते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो IC1 का वैल्यू मेरा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। जब मैं IC1 माइनस IC2 करता हूँ कैलकुलेट, ठीक है, पूरा IC1 ले लिया, IC2 ले लिया, तो मुझे ऐसा यहाँ से देखने को मिलता है कि देयर वुड बी, ये जो आउटपुट करंट होता है उसमें कोई भी DC कंपोनेंट नहीं होता, देयर वुड बी नो इवन हार्मोनिक, और हमें मैक्सिमम स्विंग मिलता है। क्लास A पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो क्लास A पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, मान लो मैंने A अप्लाई किया, पूरा करंट अप्लाई करता हूँ मैं, इसका हम पावर की इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने इस तरीके से IC का जो करंट है वो इस तरीके से है, तो VC का मेरे को जो ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मेरे को इस तरीके से कुछ वेव फॉर्म मिलेगा, क्योंकि मेरा जो क्लास A में क्या होता है, हम जो मिड पॉइंट में चूज़ करते हैं, बेसिकली लोड लाइन के मिड पॉइंट में चूज़ करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम स्विंग मिल रहा है। देखो तो ईटा हमें पता है कि P0 AC अपॉन P इन DC होता है। अब P इन DC तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कितना, VCC इंटू ICQ। अब VCC का वैल्यू तो चलो, VCC ICQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट पे देखो ना, ऑपरेटिंग ICQ का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा IC/2, क्योंकि हम मिड में चूज कर रहे हैं। तो मेरा कितना वैल्यू आया मेरा P इन DC का, VCC इंटू IC/2। P0 AC कितना हो जाएगा, हमें पता है VC मैक्स माइनस V मिनिमम इंटू
इंटू आई सी मैक्स माइनस आई सी मिनिमम बाई 8, तो वी सी माइनस वी सी मिनिमम, तो इसका पूरा स्विंग कितना हो सकता है मैक्सिमम वी सी सी, और इसका पूरा स्विंग कितना हो सकता है आई सी मैक्स, तो मेरा पी जीरो ए सी कितना हो जाएगा बाई 8, जो मैंने ईटा निकाला तो 25% आया, इसका एफिशिएंसी बहुत कम है भाई। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड को भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसका फ़ायदा यही है कि जब हम इसको लेते हैं तो इसका इम्पीडेंस जीरो होता है डीसी एनालिसिस में, आर सी का वैल्यू N1 बाई N2 इंटू आर एल स्क्वायर, ये हो जाता है, ऐसा होता है। देखो जब मैंने किया इसमें KVL लगाया तो कितना है वी सी माइनस आई सी इंटू आर ई, आर यहाँ पर कोई आर सी नहीं आया, तो वो फ़ायदा हो जाता है। और जब मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ इवन, तो यहाँ पे आई सी का वैल्यू वी सी सी बाई आर ई है। आर ई का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अगर होगा तो 50% भी आ सकता है इस तरीके से। क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर में हमें क्या है, इट कंडक्ट फॉर हाफ साइकिल ओनली, देयर वुड बी नो इनपुट बाइसिंग सर्किट, क्यू पॉइंट ऑफ द कट ऑफ आई सी, नो इनपुट, आई सी इज इक्वल टू 0 फॉर नो इनपुट सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने ये वेव फॉर्म अप्लाई की तो हमें आउटपुट वेव फॉर्म कुछ ऐसा मिलता, हाफ वेव फॉर्म ही। तो जब मैं इसका पी जीरो कैलकुलेट करता हूँ, देखो किस तरीके से पी जीरो कैलकुलेट होता है। पी इन डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो पहले से, जो क्लास बी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो इस तरीके से डिफाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इनपुट बाइसिंग सर्किट नहीं होता, कोई भी, एक तो पहली बार तो कोई इनपुट बाइसिंग सर्किट नहीं होता, ठीक है, ऐसा दिखता है। क्यू पॉइंट होता है ना, इसका कट ऑफ पे होता है। क्यू पॉइंट कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आई भी जीरो होगा। हमें पता है कि जब भी बीजेटी कट ऑफ में काम ऑपरेट करता है तो इसका जो इनपुट करंट होता है आई बी वो जीरो होता है, ठीक है। जो कट ऑफ पे हमने रखा है हमारा क्यू पॉइंट, तो इसका मतलब आई बी तो जीरो है, मतलब जितना करंट फ्लो होगा मतलब काम का हमारा ये वाला सर्किट है। आई सी इज इक्वल टू जीरो इफ नो इनपुट करंट। अब जब बेस करंट ही नहीं है तो कलेक्टर करंट भी नहीं होगा, तो इस केस में कलेक्टर करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं पी इन डी सी की बात करूँ इसमें, तो वी सी सी इंटू आई सी क्यू का वैल्यू मेरा कितना है, जीरो है, तो वो जीरो हो जाएगा। ईटा की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, पी जीरो अपॉन पी इन डी सी। पी जीरो ए सी का वैल्यू मेरा कितना है, वी आर एम एस आई आर एम एस बाई 2। वी आर एम एस कितना हो जाएगा मेरा, वी सी मैक्सिमम बाई रूट 2, और आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई सी मैक्स बाई रूट 2 बाई 2, तो मेरा कितना होगा, वी सी मैक्स इंटू आई सी मैक्स अपॉन 4। तो पी इन डी सी मेरा कितना होगा, वी सी सी इंटू आई सी क्यू। आई सी क्यू का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा इस केस में, देखो आई सी क्यू का वैल्यू मेरा हमेशा तो आई सी जीरो होने वाला नहीं है, आई सी देखो मेरा हमेशा जीरो नहीं है, तो आई सी का वैल्यू एवरेज वैल्यू लेंगे इस करंट वेव फॉर्म का, इसका एवरेज वैल्यू निकालो इस वेव फॉर्म का। जब हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आई कैन इजीली 1/2 पाई अंडर जीरो से लेके पाई तक आई सी मैक्स साइन ओमेगा टी कैलकुलेट करते तो आई सी मैक्स बाई पाई आ जाता। जब मैं इस वैल्यू को इस आई सी एवरेज की जगह पुट करता हूँ तो आई विल गेट पी इन डी सी। पी इन डी सी का वैल्यू मेरा कितना, हमने अभी तक देखा कि पी इन डी सी का वैल्यू जीरो नहीं होता, ये हमको लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। पी इन डी सी का वैल्यू इतना आता है, वी सी सी इंटू आई सी एवरेज आता है, ना कि आई सी क्यू यहाँ पे। तो सिंपल क्या हुआ इस केस में, पी इन डी सी का वैल्यू कितना होता है, वी सी सी इंटू आई सी एवरेज। आई सी एवरेज का वैल्यू कितना होता है, आई सी मैक्स बाई पाई, तो पी इन डी सी कितना हो गया मेरा, वी सी सी आई मैक्स बाई पाई। ईटा का वैल्यू मेरा कितना हो गया सिंपली, क्योंकि पी इन ए सी तो मुझे पता है, पी जीरो ए सी तो इतना आ गया, सिंपल इसका वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 4 विच इज 78.5%, ठीक है। अब पुशपुल कॉन्फ़िगरेशन देख लो इसका, इसमें क्या करते हैं पुशपुल कॉन्फ़िगरेशन में, इन द सेम फैशन इन द वे वी हैव कनेक्टेड दी टू, जिस तरीके से हमने दो क्लास ए में कनेक्ट किए तो उसी तरीके से हम दो क्लास बी में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता है कोई बाइसिंग रेजिस्टेंस नहीं होता, तो कोई बाइसिंग रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, सेम फैशन में हमने कनेक्ट किया है, वही है, फिर से कनेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो और हमारा एफिशिएंसी इतना ही आएगा। दैट्स इट।